हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक और नया टॉपिक में लेकर आ गया हूँ। सुबह हमने आंकिक प्रश्न कर लिए थे कूलाम के नियम से संबंधित। अब एक और यहाँ पर कूलाम के नियम से संबंधित ही टॉपिक है हमारे पास, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें देखो फ़र्क क्या है कि हमने अभी तक ये देखा है कि कूलाम का नियम जो है वह दो आवेशों के लिए उनके बीच में जो बल है उसको बताता है। जैसे दो आवेश हैं, मान लो इनके बीच के बल को बताता है। ये इस पे बल लगाता है, ये इस पे बल लगाता है। अब मान लो निकाय में आवेश ज़्यादा हों, ठीक है ना। जैसे मान लो तीसरा आवेश आ गया या चौथा आ गया, तो तीसरा आवेश आएगा तो तीसरा आवेश क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, ठीक है ना। या किसी एक आवेश पर देखें तो इस आवेश पर बल इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो ऐसे जितने भी आवेश होंगे तो किसी एक आवेश पर बल सब अन्य के कारण होगा और फिर उस पर हमको परिणामी बल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब बल ज़्यादा हो जाएंगे तो सब बलों को हमें जोड़ना पड़ेगा और बल एक सदिश राशि है तो जोड़ते समय हमें सदिश योग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या करता है, निकाय में दो से ज़्यादा आवेश होने पर किसी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने का मेथड प्रदान करता है। तो वो सिंपल सा है। तो वो अध्यारोपण का सिद्धांत टॉपिक 1.7 है अपना। इसकी भाषा पहले अपन पढ़ लेते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो जो बात मैंने बताई वही यहाँ कथन के माध्यम से कह रहा है आपसे कि कोई एक आवेश पर लगने वाला बल सबके कारण जो बल लगता है अलग अलग, उन सबका क्या होता है, योग होता है। इलेवन क्लास में से भी आप जानते हो हम एक पार्टिकल पे बल निकालते थे तो आसपास के जितने भी पार्टिकल या वस्तुएं हैं जो उस पर बल लगा रही है उन सब का योग हम करते थे। अब वो बलों का योग करने का तरीका जो रहता था हमारा, उसमें घटक मेथड भी हम यूज़ करते थे। एक्स अक्ष पे घटक लेना, वाई अक्ष पे घटक लेना, फिर उनका परिणामी निकालना, तो वो सब अपन क्वेश्चन करते समय करेंगे। तो अभी तो केवल अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो मैं चित्र से भी आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास किसी निकाय में एन आवेश है। एन आवेश कौन कौन है, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn है। जैसे एन आवेश हैं और कोई इनमें से एक स्थिर आवेश है Q0, जिसको अपन ने Q0 नाम दे दिया। तो हमें एक बार में एक ही आवेश पर जो है बल को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि सब पे बल, सभी आवेश जितने भी हैं सब पर अन्य के कारण बल लग रहा है, पर एक समय में एक पे विचार करना पड़ेगा। हम अभी Q0 पे विचार कर रहे हैं कि Q0 पे सब मिलके बल लगा रहे हैं। तो Q0 पे बल लगा रहे हैं सब मिलके। तो यहाँ पर देखो मैंने Q0 को बीच में ले लिया है, ठीक है ना। अब Q0 पे जैसे यहाँ Q1 आवेश है तो Q1 आवेश Q0 पे बल लगाएगा। इनके बीच की दूरी मैंने मानी है R01, दूरियां मैंने मान रखी है R01, R02, R03, इस तरह से मान रखी है अलग अलग आवेश से दूरी, Q0 की अन्य आवेशों से दूरी। इसका जैसे सिंबल्स का क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो ये Q0 आवेश है, अब ये Q1 है, तो दोनों के बीच की दूरी को मैंने सिंबल दिया है R01। R01 का मतलब हो गया सिंपली कि 0 से 1 के बीच की दूरी। ऐसे ये Q2 आवेश है और ये आवेश Q0 है, तो इनके बीच की दूरी को मैंने सिंबल दे दिया R02, ठीक है ना। ऐसे Q3 के लिए R03, ऐसे एनवा जो आवेश है उसके लिए हमने कह दिया R0n। तो अलग अलग आवेश से इसकी दूरियां बता दी, ठीक है ना। अब अभी हम थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि सभी आवेश धनात्मक है, तो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो Q0 पे भी सबके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण का भी हो सकता है, पर अपन सिद्धांत बनाते हैं तो कोई एक चीज़ मान के बनाना पड़ता है। तो मैंने अभी यहाँ पर सब आवेशों को धनात्मक मान लिया है। तो देखो Q1 जो है वो Q0, अपन Q0 पे बल देख रहे हैं, Q0 हमारा टारगेट है। Q0 पे सब मिलके कितने क्या बल लगाएंगे ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो Q0 पे Q1 के कारण जो बल रहेगा वो प्रतिकर्षण का रहेगा। तो ये Q0 जो है Q1 से दूर जाएगा, इसका मतलब Q1 का Q0 पर बल इस साइड आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि दूर जाएगा ये। तो हम जानते हैं बल ज्वाइनिंग लाइन पे होता है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर। तो Q1 का Q0 पे बल कहा जा रहा है F01। F01 का मतलब जीरो वाले आवेश पर बल एक के कारण, और ये वेक्टर फॉर्म मैंने लगाई दी। तो जो नीली लाइन से आपको दिखाई दे रहा है ये डॉटेड से, ये मैंने बलों को बताने के लिए किया है। ऐसे ही जो Q2 आवेश है इसका Q0 पे बल दोनों को ज्वाइनिंग लाइन पे ऐसे नीचे आएगा, क्योंकि Q0 Q2 से दूर जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी F02 वेक्टर। ऐसे ही अपन Q3 का निकालेंगे तो इस साइड आ जाएगा। जैसे ये एनवा चार्ज है, ठीक है ना, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, तो डॉटेड लाइन से मैंने एनवा चार्ज बताया है। तो Qn का Q0 पे बल की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी F0n वेक्टर। अब टोटल बल क्या बनेगा, तो टोटल बल होता है सब बलों का योग। तो देखो यहाँ पर परिणामी बल हम निकालेंगे, तो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स हो गया हमारे पास F वेक्टर बराबर, F वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा F01 का मतलब जीरो आवेश, मतलब Q0 आवेश पर पहले के कारण बल प्लस
जीरो आवेश पर दूसरे के कारण बल, ठीक है ना। ऐसे सो ऑन F0n वेक्टर हम निकाल लेंगे। वेक्टर फॉर्म इसलिए लगाई है मैंने क्योंकि बल यहाँ पर संख्या की तरह नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पर अदिश योग नहीं होगा, यहाँ सदिश योग होगा, तो हमें डायरेक्शंस का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल करते समय हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा आपको, इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है इसके, तो वो अपन करेंगे। इसको आगे अगर अपन और एक्सपेंड करें तो देखो F01 को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम बल है 0 और 1 के बीच का, 0 और 1 के बीच का कूलाम बल है। तो फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से हो जाएगा K Q1 Q0, क्योंकि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q0 है, तो ऊपर K Q1 Q0 बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर R01 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर फॉर्मूला है, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे हम, इस बल की डायरेक्शन किधर रहेगी, इस बल की डायरेक्शन देखो आप ये इधर जा रहा है, इसका मतलब 1 से 0 की ओर बल है, पहले आवेश से 0 आवेश की ओर बल की डायरेक्शन आ रही है, इसीलिए अपन ने इसका यूनिट वेक्टर जो कल मैंने आपको बताया था सभी रूल में कैसे निकालते हैं अपन, तो R⁻10 जाएगी। ऐसे सभी के लिए अपन लिख सकते हैं K Q2 Q0 बटा R02 का स्क्वायर, तो दूसरे वाले के लिए हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी इस बल की, दूसरे आवेश से 0 आवेश की ओर, तो मैंने लिख दिया दूसरे आवेश से 0 आवेश की ओर R⁻। ये 20 नहीं है, 20 नहीं है, ये इनको बताने का तरीका है। इस तरीके से हम अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो ये तो इसका थ्योरी है, सिद्धांत है। अब एक्चुअल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सिद्धांत तो आप याद रखें। इस सिद्धांत का मतलब क्या है, अध्यारोपण का मतलब कि बहुत सारे आवेश अगर किसी निकाय में इकट्ठे हो जाएं तो किसी भी आवेश पर बल अन्य सबके कारण लगता है, उसे हम परिणामी बल कहते हैं। उसको ज्ञात करना ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है, और इसमें कह रहा है आप अपने से कि 4 बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना। 4 बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं, इनके मान -5 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, -5 माइक्रो कूलाम हैं, और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं। कोई वर्ग है उसके कोनों पर ये आवेश रखे गए हैं, और केंद्र पर रखा एक आवेश है 1 माइक्रो कूलाम, इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको अपन यहाँ पर पहले ज्योमेट्री में क्रिएट करेंगे, मतलब उसका चित्र बनाएंगे अपन, उससे उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर अपन उसका सोल्यूशन भी करेंगे। यहाँ पर हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो देखो पहले तो हमारे पास आवेशों के नाम नहीं है, और वर्ग के कोने हैं उनके भी अपन नामकरण कर सकते हैं। नामकरण करने से अपने को जब न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उसमें मानों को रखने में अपने को आसानी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। जैसे मान लो यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है उसको अपन इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी, सी और डी, और यहाँ पर जो आवेश रखे हुए हैं उनको अपन कह देते हैं क्यू ए बराबर, इसको ए नाम दे देते हैं, तो ये 2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। बी वाला जो रखा हुआ है क्यू बी, ये -5 माइक्रो कूलाम। सी पर जो रखा है इसको अपन क्यू सी नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम। और डी पर जो रखा है इसको अपन क्यू डी कह देते हैं, तो क्यू डी जाएगा -5 माइक्रो कूलाम। अब आपको ये वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर हमारी भुजा है, तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है ना। ये वाली, ये वाली, ये वाली सब भुजाएं, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, सेंटर को अपन ओ मान लेते हैं, ओ, तो यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, इसको अपन Q0 कह देंगे। Q0 बराबर है हमारे पास 1 माइक्रो कूलाम। तो इसी पर हमें बल ज्ञात करना है, इसी आवेश पर बल ज्ञात करना है अन्य के कारण। तो इससे अन्य कौन कौन है, ए पर रखा, बी पर रखा, सी पर रखा, डी पर रखा, तो 4 आवेश हैं, तो 4 बल बनेंगे। तो इस पर 4 बल को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब इस पर हमारे पास परिणामी बल निकलेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, किसी भी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज्योमेट्री और कंप्लीट करता हूँ। देखो हमें किसकी आवश्यकता होती है, आप जानते हो 2 आवेशों के बीच का बल निकालना है। जैसे मेरे को मान लो यहाँ पर ओ पर रखे आवेश और ए पर रखे आवेश के बीच का बल निकालना है, तो मेरे को इस डिस्टेंस की आवश्यकता है, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो दूरी उसमें हम काम में लेते हैं, नीचे R² आता है। ये दूरी हमारे पास होना आवश्यक है, सभी आवेशों की इससे दूरी होना आवश्यक है। ये जो है दूरी OA, OB, OC और OD, ये चारों दूरी हमारे पास होगी, तब हम बल ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि देखो ये दूरी हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास भुजा का मान है, तो पहले हम ये दूरियाँ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पर विकर्ण बनाते हैं। ये विकर्ण मैंने बना दिया।
ऐसे एक विकर्ण यहाँ बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो सबसे पहले इस विकर्ण AC का मान ज्ञात करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं O जो है AC का मिड पॉइंट होता है। वर्ग में सेंटर हमेशा विकर्ण का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। तो अगर मेरे पास AC आ जाएगी तो फिर अपन उसका आधा करके OA को, OB को, OC को और OD को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सब क्योंकि सिमेट्री से ये सब बराबर ही आती है। तो एक को निकाल लो, बाकी अपने आप ही निकल आएगी। जहाँ सिमेट्री हो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले मैं AC को ज्ञात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन AC ज्ञात करते हैं। देखो हम लिखेंगे वर्ग ABCD में AC स्क्वायर बराबर, वर्ग ABCD में AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग ABCD में लिखो या फिर त्रिभुज ले लो आप, ज़्यादा अच्छा है। चलो वर्ग ABCD के लिए आप त्रिभुज लिखो। ठीक है ना, अपने पास जो है ट्राइंगल है, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, त्रिभुज ACD में AC स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ACD में AC स्क्वायर बराबर, तो ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कह देंगे इसका मान हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या CD स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक, अब ये जो वैल्यू है, देखो ये दोनों भुजाओं की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मान भी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अभी मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा, यूनिट में बाद में चेंज कर दूंगा, अभी मैं सेंटीमीटर में ही लेके चल रहा हूँ। तो टोटल ये मान हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर 100, 200 हो गया 200 AC स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो AC की वैल्यू है, AC बराबर √200 आ जाएगा। √200 का मतलब हो गया 10√2 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमें ये दूरी नहीं चाहिए, हमें तो इनकी आधी दूरी चाहिए, तो हम आधी दूरी निकाल लेंगे। अतः हम यहाँ कहेंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये सममिति से मैंने लिखा, और ये सब किसके बराबर होगी, इस दूरी की आधी होगी। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको, 10√2/2। तो यहाँ पर देखो √2 से √2 बार कट जाता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के बचेगा 10/√2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बराबर √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो 1 √2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास दूरियाँ हो गई। देखो पहले अपने को न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, तो उसमें जो भी चीज़ उनको निकालना पड़ता है, उसके बाद ही फिर न्यूमेरिकल आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री वाले इक्वेशन है, इनमें काफ़ी चीज़ें कभी कभी हमें निकालनी पड़ती है, थोड़ा बड़ा सवाल होता है, पर एक दो बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी बात नहीं है, हमें आराम से समझ में आ जाता है। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर चूंकि बल की बात है और बल एक सदिश राशि है, तो हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले अपन देखते हैं कि बल किस किस दिशा में लग रहे हैं इनकी नेचर के अनुसार। तो देखो ये जो केंद्र पे रखा हुआ है आवेश, ये तो पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस पर बल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, केंद्र वाले पर। तो जो A वाला आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब नीचे की ओर धकेलेगा, Q0 को नीचे की ओर धकेलेगा, तो ज्वाइनिंग लाइन पे इस तरह से धकेलेगा ये नीचे, तो यहाँ पर ये बल इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, इस बल को नाम दे देते हैं अपन F0A। ठीक है ना, 0 वाले आवेश पर A के कारण बल इस तरह से जाएगा। इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे भी। ठीक है ना, पहले अपन डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। फिर B वाले का देखो, B वाले के लिए क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो B वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा Q0 को, तो ये बल ऊपर की तरफ जाएगा, तो F0B। ऐसे C वाला का देखो आप, C वाले का जो है, C वाला भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो C वाला आवेश इस Q0 वाले आवेश को धक्का देगा ऊपर की ओर, तो ये आवेश इससे दूर जाएगा, तो ऊपर की ओर चढ़ेगा इस लाइन पर, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा F0C। और D वाले को देखें तो D वाला माइनस में है, तो ये भी इस Q0 आवेश को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो ये आ जाएगा F0D। तो आप देखो चारों बल जो है विकर्ण के अंदिश काम कर रहे हैं, और ये इसके अपोजिट आ रहा है, ये इसके अपोजिट आ रहा है। अब हम पहले वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर अपन डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो परिणामी ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें कुछ फॉर्मूले वगैरह 11 क्लास में जो हमने पढ़े हैं वो काम आ सकते हैं यहाँ पर, तो वो आपको याद होना जरूरी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बल निकालता हूँ, इस जगह पे अपन सबसे पहले बल निकालते हैं F0A। F0A कितना आएगा, ठीक है ना, तो F0A कैसे निकाला जाएगा, K Q1 Q2, तो Q1 का मान तो किसी को भी Q1 Q2 मान सकते हो आप, तो इसको अपन Q1 मान लेते हैं, तो 1 माइक्रो। ठीक है ना, तो 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। ठीक है, मैंने K की वैल्यू नहीं रखी, चलो K की वैल्यू रख देता हूँ मैं, 9 × 10⁻9
और 1 माइक्रो का मतलब 1 इंटू 10⁻⁶। फिर Q2 इसको मानेंगे अपन, क्योंकि ये बल इन दोनों के बीच का बल निकाल रहे हैं, तो 2 माइक्रो 2 इंटू 10⁻�6, ठीक है, अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो इनके बीच की दूरी जो है OC है, और OC की वैल्यू जो है इसके बराबर आएगी 10/√2 के बराबर। तो हम यहाँ 10/√2 इंटू, इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 और इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे। तो F0A की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी यहाँ पर, इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर F0A की वैल्यू को। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको। मैं पहले पावर्स को सोल्व करता हूँ। 9 दूनी 18 हो गया ऊपर, ठीक है ना, 18, और पावर्स को सोल्व करें तो -12 और 9, -12 और 9 जो होगी -3 हो जाएगी। अब बटा की बात करता हूँ, तो बटा में देखो क्या होगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और नीचे √2 का वर्ग 2 जाएगा, इंटू 10⁻⁻4। ठीक, अब इसको आगे हल करें, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको ताकि अच्छा समझ में आए आपको, ठीक है ना। 2 से 100 डिवाइड होगा तो 50 बन जाएगा, तो 18/50 गुणा ये ऊपर चला जाएगा -4, तो +4 हो जाएगा, +4 के साथ -3 जुड़ेगा तो +1 बचेगा, मतलब ओनली यहाँ पर अपने पास 10 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 0 से ये 0 भी कट जाएगी, तो कुल मिला के ये रह जाएगा हमारे पास 18/5 न्यूटन, 18/5 न्यूटन। तो ये हमने अभी एक बल निकाला, ऐसे हमें अभी सारे बल निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो F0A हो गया हमारे पास। अब देखो F0B निकालते हैं अपन। नाउ F0B, 0B का सॉरी OB, ओ पर रखा हुआ आवश्यक, OB कह सकते हो और 0B भी कह सकते हो। तो FOB हम निकालते हैं। FOB क्या बनेगा देखो, ठीक है ना। तो B और इसके बीच का बल लेंगे अपन, B और इसके बीच का बल। तो यहाँ पर K का मान तो 9 × 10⁹, और आवेश Q1 1 माइक्रो, आवेश Q2 है -5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो ले लेंगे। चिन्ह नहीं लेंगे अपन, क्योंकि डायरेक्शन अपन हम अपने हिसाब से डायरेक्शन के आधार पे हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, क्योंकि मैं चिन्ह से डायरेक्शन नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। और बटा 10/√2 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट दूरी वही है यहाँ पर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे देखो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वापस 9 पंजे ये हो जाएगा अपने पास, जैसे यहाँ 9 दूनी 18 हुआ था, ठीक है ना। तो उस तरह से अगर इसको हल करेंगे अपन तो यहाँ पर आएगा 9 पंजे 45, 45 गुणा 10⁻⁻3, और बटा में वापस वही, जैसे यहाँ अपन ने नीचे लिखा था सेम टर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 गुणा 10⁻⁻4। तो ओवरऑल ये वापस बनेगी अपने पास 45 इंटू 10, यहाँ पर देखो ये जो -4 है +4 हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस की पावर बचेगी, मतलब 10 बचेगा, नीचे 50 रहेगा, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, 5 का भाग 45 में देंगे 9 बार, तो ये बल आ जाएगा हमारे पास 9 न्यूटन, ठीक है ना। 9 न्यूटन का बल आ गया। तो 2 बल हमने निकाल लिए। अब हम तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा मैं इधर निकाल देता हूँ, छोटा बोर्ड है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है, समझ में आ रहा होगा भाई आप सबको। F0C, ठीक है ना, मतलब या OC, मतलब O पर रखे और C पर रखे आवेशों के बीच का बल। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये 9 × 10⁹, पहला चार्ज इसमें 1 × 10⁻⁻6, दूसरा 2 × 10⁻⁻6, ठीक है ना, ये 1 है, और ये C वाला देखो ये 2 ही है, ठीक है ना, इसकी तरह हो रहा है देखो पूरा कंप्लीट। तो बटा इसके बीच भी ये आएगा, तो सेम इसके जैसा बन रहा है देखो टर्म। इसका मतलब ये कैलकुलेशन में लास्ट में ये निकलेगा 18/5 निकलेगा, तो ये 18/5 हो गया। और इसी प्रकार जब आप F0D निकालोगे तो F0D इसकी तरह निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी आवेश 5 है, जैसे यहाँ 5 था ना ये B वाला, ऐसे भी 5 है। F0D इसी प्रकार हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी वो इससे मैच कर रहा है, तो मैच करने पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये भी 9 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर जो बलों की स्थिति बन रही है O पर, वो किस तरह से बन रही है। O पर अगर अपन देखें तो O पर जो है बल A वाले के कारण जो बल जा रहा है इधर, वो आ रहा है 18/5, ठीक है ना। और जो B वाले के कारण है वो ऊपर की ओर है 9 न्यूटन। C वाले का जो बल है ये उसके अपोजिट जा रहा है, ये भी 18/5 है न्यूटन, और D वाले का जो बल है ये भी 9 न्यूटन है। तो देखो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, इस पर अपन परिणामी बल देख रहे हैं Q0 वाले पर, ठीक है ना। तो
तो ये बल तो इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों परिमाण में समान और एक ही रेखा पे अपोजिट है, तो 9 न्यूटन न्यूटन को कैंसिल कर देगा। ऐसे 18/5 न्यूटन 18/5 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। अगर वहाँ से देखें हम इसको, तो कुल मिला के ओवरऑल इस चार्ज पे बल 0 जाएगा, चारों मिलके इस पे टोटल फोर्स 0 बनाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूँकि बल परस्पर निरस्त हो जाते हैं, अतः परिणामी बल F बराबर 0। तो ओवरऑल जो है टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, NCERT का। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ये 12 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत सारे हैं, ओवरऑल आंसर तो बहुत सिंपल है निकालना, पर कंसेप्ट अपन इसमें समझेंगे, आपके आगे फर्दर भी बहुत काम आएंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया है। मैं चाहता था स्किप भी कर सकता था, पर आप जरूर समझें इस क्वेश्चन को, कोशिश करें समझने की पूरी। तो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास है कि 3 आवेश हमारे पास है Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। हर आवेश Q के बराबर ही है, मतलब सिंपल अलग दे दिए और सबकी वैल्यू Q के बराबर ही है। ये कह रहा है कि L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। तो कोई L भुजा का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। इसका मतलब इससे भुजाएं L लंबाई की ही होगी। तो इसके शीर्षों पे आवेश रख दिए गए हैं, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q, Q3 बराबर Q। अब ये कह रहा है कि केंद्र, इसके केंद्रक पर, त्रिभुज का केंद्रक है G। केंद्रक क्या होता है मैं भी समझाऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। केंद्रक पर कोई आवेश है कैपिटल Q, यहाँ पर कोई आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। अब इस आवेश पे बल कौन लगाएगा, इस आवेश पर ये तीनों मिलकर बल लगाएंगे। A वाला भी बल लगाएगा, B वाला भी बल लगाएगा, C वाला भी बल लगाएगा। तो तीनों का रिजल्टेंट फोर्स हमें ज्ञात करना है कि फाइनल परिणामी बल कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें केंद्रक को समझना जरूरी है कि केंद्रक होता क्या है किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो केंद्रक के मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पहले इसको समझने के लिए, क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन ये जो लिखे हुए हैं ये परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो कि पहले पॉइंट तो केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। केंद्रक जो होता है कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है देखो, किसी त्रिभुज में माध्यिका शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त होती है। देखो ये शीर्ष है और सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा, तो ये ए के सामने वाली भुजा BC है, इसका मिड पॉइंट है जैसे D, तो D को A को D से मिलाएंगे तो ये जो रेखा AD आपको दिखाई दे रही है ये माध्यिका है। तो ऐसे B के लिए माध्यिका आएगी B और C के लिए माध्यिका होगी CF। इस तरह से 3 माध्यिकाएं त्रिभुज में होती है और तीनों जहाँ मिलती है माध्यिकाएं एक बिंदु पर, वहाँ पर केंद्रक आता है। इस केंद्रक को यहाँ मैं G नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, G यहाँ पर केंद्रक है, ठीक। अब इसके अलावा देखो कि ये जो भुजा यहाँ आ रही है, यहाँ पर मैंने देखो लंब का निशान बनाया है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, पर ये केवल समबाहु त्रिभुज में होता है। माध्यिका समबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा पे लंब हो जाती है, मतलब यहाँ पर सीधी लंब आके गिरेगी। पर अन्य त्रिभुज में ऐसा होना जरूरी नहीं है। जो त्रिभुज समबाहु नहीं होते हैं उनमें माध्यिका का लंब होना जरूरी नहीं है। यह एक बेनिफिट है हमें इस क्वेश्चन में कि लंब है, लंब होने से हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, तो G जो है वो केंद्रक भी है और लंब केंद्र भी है, ठीक है ना, ये हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा माध्यिका की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसका जो केंद्रक होता है ये प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ये जो माध्यिका है आपकी, ये G जो है इसको 2:1 में विभाजित करता है। शीर्ष की ओर इसका 2 भाग रहता है, नीचे की ओर इसका 1 भाग रहता है। जैसे यहाँ पर AQ जो है ये दुगनी होगी किसकी तुलना में, GD की तुलना में, तो 2:1 में विभाजित करता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये रेशो होता है। तो ये सब बातें हमें याद है, तब जाके फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो आपको क्या करना है, इस Q आवेश पर बल निकालना है, टोटल बल निकालना है, परिणामी बल। तो इस पर बल A वाला भी लगाएगा, B वाला भी लगाएगा, C वाला आवेश भी बल लगाएगा। तो आपको बल निकालना है तो आपको दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये एक आवेश यहाँ है आपका Q1 बराबर Q, इस आवेश के कारण इस पर बल देखना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी है AQ, तो AQ दूरी कितनी होगी हमें निकालना पड़ेगा। और दूरी हमें दे रखी है L के रूप में, नीचे जो ये BC दे रखी है आपको L, ऐसे सभी भुजा L लंबाई की है, तो L के रूप में ही आपको AQ को लाना पड़ेगा। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में ये विशेषता होती है, उसमें कोई सी भी एक लंबाई आपको देता है,
बाकी लंबाई आप उसके रूप में ही लेके आना पड़ता है। तो चलो हम अब ऐसा करते हैं, ए क्यू को अपन एल के रूप में लेके आते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देना आगे किस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, त्रिभुज ए डी बी लूँगा, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज रहेगा, क्योंकि अपन ने कह दिया कि डी यहाँ पर जो है मध्य बिंदु भी है और ये इस पर लंब भी है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी हम लेंगे, तो त्रिभुज ए डी बी में अगर हम ए डी निकालें, इस भुजा ए डी को अगर अपन ज्ञात करें तो ए डी स्क्वायर बराबर आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये कर्ण है तो लंब जो निकलेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चूंकि बी डी जो है ये बी सी की आधी बनेगी, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी डी बराबर रहेगा बी सी बटा 2, मतलब L/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, माध्यिका के लिए ये मिड पॉइंट होता है, तो इसको डिवाइड करेगा दो भागों में, इसलिए L/2 आ जाएगा। और ए बी जो है ये तो इसकी भुजा है इसी समबाहु त्रिभुज की, तो एल के बराबर आएगी। तो यहाँ पर ए डी का मान आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, मतलब L/2 का होल स्क्वायर बनेगा तो L स्क्वायर बाई 4, तो कुल मिला के आ जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4। ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इससे हम अगर ए डी की वैल्यू निकाल लें, मतलब माध्यिका की लंबाई आ गई अब हमारे पास, माध्यिका की लंबाई ए डी बराबर हो गई हमारे पास √3/2 इंटू एल, ये हमारे पास माध्यिका की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले माध्यिका की लंबाई निकली, हमारा टारगेट कहाँ पर है, ये दूरी ज्ञात करनी है, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, क्योंकि आवेशों के बीच की दूरी यही बन रही है, ये हमें ज्ञात करना है, और तीनों आपस में बराबर आएगी सममिति में, तो किसी एक को निकाल लेंगे, बाकी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ केंद्रक माध्यिका ए डी को 2:1, केंद्रक जी, यहाँ जी भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ केंद्रक जी माध्यिका ए डी को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः देखो यहाँ क्या होगा, अब मैं ए क्यू निकालूंगा, तो ए क्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ये दो भाग है, देखो टोटल भाग 3 बनेंगे, 2 भाग ये और 1 भाग है, तो पूरी लंबाई 3 भाग के बराबर है, उसमें से 2 भाग ये लेके जा रहा है ए क्यू, तो ए क्यू क्या होगा, 3 में से 2 भाग लेके जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगी, इंटू किसकी, ए डी की, ठीक है ना। ए डी का 2/3 भाग है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू √3/2 इंटू एल, 2 से 2 कट जाएगा, √3 को √3 बार काट देगा, तो L/√3 हमारे पास ए क्यू का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस हमारे पास ए क्यू आ गया, बाकी सब बी क्यू सी क्यू भी यही आएंगे, सममिति से ही आएंगे, अब उनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे अब इसको लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ सममिति से ए क्यू बराबर बी क्यू बराबर सी क्यू बराबर हो जाएगी L/√3, ठीक। तो ये दूरियां जो हमें चाहिए थी हमने पहले वो ज्ञात कर ली। ज्योमेट्रिकल इक्वेशन में देखो थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझने के लिए कई सारे कंसेप्ट उसमें अपने पास पहले भी बिल्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं समझा रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो आगे हल करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अब अपने को बल निकालना है, क्योंकि अपने पास दूरी आ गई, तो हम क्या करते हैं, एक एक का बल निकालते हैं, ए वाले का बल इस पर, बी वाले के कारण बल, सी वाले के कारण बल, ये सब बल हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बल निकालते हैं अपन, सबसे पहले अपन बल ज्ञात करते हैं, एफ जो है एफ जी ए का मतलब हो जाएगा जी वाले पर, मतलब केंद्रक पर रखे आवेश पे बल ए वाले के कारण। तो एफ जी ए कितना आएगा, देखो तो एफ जी ए जो आएगा यहाँ पर, ये आएगा के Q1 पहला आवेश क्या है Q, और Q2 है Q, ये भी कैपिटल Q है, ठीक है ना। दोनों आवेश ले लिए मैंने, तो बटा दोनों के बीच की दूरी L/√3 का होल स्क्वायर, ये AQ है दोनों के बीच की दूरी। तो ये इसको अगर हम हल करेंगे तो देखो ये √3 का वर्ग हो गया 3 आएगा, 3 ऊपर पलट जाएगा, तो 3KQ कैपिटल Q बटा L स्क्वायर। अब सममिति से क्या होगा, सारे बल इसे आएंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ सिमेट्री है, यहाँ पर सारे आवेश एक जैसे हैं और ये बीच वाला आवेश एक जैसा है, दूरियां भी एक जैसी है। तो इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं FGB बराबर FGC बराबर आ जाएगा 3KQ कैपिटल Q बटा
एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीनों बल आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, तीनों बल बराबर हैं, ठीक है, तीनों बल बराबर हैं, पर डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों बलों का हमें सदिश योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब तीनों बलों का सदिश योग ज्ञात करेंगे तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो केंद्रक पे क्या स्थिति बनेगी, केंद्रक पे जो बल आएगा, देखो ए का बल जो जाएगा नीचे से सीधा जाएगा, ऐसे ए का जो बल है वो ऐसा नीचे आएगा सीधा, एफ जी ए, ऐसे बिल्कुल, क्योंकि ये क्यू वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस लाइन पे आएगा बल नीचे, ठीक है ना। मैंने उसको ऐसे बना दिया। ऐसे बी वाले का बल ऐसे जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना, एफ जी बी, और सी वाले का बल ऐसे जाएगा, एफ जी सी। अब ये जो एंगल आते हैं, ये इनके बीच के 120 डिग्री आते हैं, तीनों एंगल कितने आते हैं, 120 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये सभी एंगल जो आएंगे ये 120 डिग्री आएंगे। तो यहाँ पर अगर बल समान है, देखो तीनों बल समान है, ये अपने को पता लग ही गया। तो बल समान होने पर और एंगल अगर 120 डिग्री है, तो लामी प्रमेय से हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि टोटल बल जो आएगा इस क्यू आवेश पर जो केंद्र पे रखा है, उस पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट यहाँ याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। बल 120 डिग्री पर है, तो लामी प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर पूरा निकालना है हमें तो यहाँ पर हमें इसके घटक वगैरह करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लामी प्रमेय से, लामी प्रमेय से एफ नेट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और घटक नियम से कैसे ज्ञात करते हैं वह कुछ अगले जो क्वेश्चन आएंगे कभी, तो उसको उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको बिल्कुल ध्यान रखें आप, इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। और आपको एक, मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक हम होमवर्क कर सकते हैं कि आप इसको लामी प्रमेय के बजाय आप इसको घटक नियम से हल करके देखो। घटक नियम आपने 11 में सीखे हैं, तो सब बलों के एक्स और वाई घटक करके देखो आप, ठीक है ना, एंगल्स के आधार पे, और फिर देखो परिणामी कितना आता है, वो भी 0 आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा है, यही मैं अब समाप्त करता हूँ। अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने 2 अच्छे क्वेश्चन आपको बताए, और भी जो क्वेश्चन होंगे तो अगर मान लो आगे आएंगे तो आप उनको मेरे से पूछ सकते हो। अब एक नया टॉपिक फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस टॉपिक पर बहुत मेहनत करें आप लोग, ठीक है ना। अपना चैप्टर बहुत अब डेप्थ में जाता जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ छूट रही हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे शेयर करके पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।